कैसे हो दोस्तों। आज हम आपकी क्लास 11 की फिजिक्स है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आपके फर्स्ट चैप्टर से लेकर आपका जितना भी सिलेबस है वो सारा हम कवर करेंगे। इसमें हम आपका एनसीईआरटी का जितना सिलेबस है वो सारा कवर करेंगे। उसके बाद में जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके सारी क्वेश्चंस है उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद में हम कवर करेंगे आपकी लास्ट जो भी एग्ज़ाम रहते हैं, जैसे आपका नीट का एग्ज़ाम रहता है, आईआईटी के एग्ज़ाम रहते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। और इसके बाद इनके जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम वन बाय वन है कवर करेंगे। ठीक है। तो आपको कभी भी क्लासें मिस नहीं करनी है। आपको हमेशा है जितने भी लेक्चर वीडियो अपने ऑनलाइन अपलोड होते हैं उनको आपको वन बाय वन है सभी को देखना है। आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने डाउट पूछिएगा। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी टीम है वो पूरी कोशिश करेगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल व्यू देखकर, क्योंकि अभी अभी आप 10वीं से आए हो, आपके लिए फिजिक्स अब बिल्कुल ही एक नया सब्जेक्ट है। तो इसे हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल व्यू देखकर फिर इसको हम डिटेल में आपका क्या क्या सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में देखते हैं। और फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कौन सा अपने टॉपिक है वो पढ़ना चाहिए ताकि हम नीट आईआईटी में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। नेक्स्ट ईयर आप जब 12th में हो जाओगे, अगर आपका बेस अच्छा है तो वहाँ भी आप अच्छे मार्क्स है वो लाने की आपकी जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों जरा उस दौर को महसूस करके देखिए कि एक 20-22 साल का एक लड़का जिसने अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया ही था, और एडमिशन लेने के कुछ समय पश्चात ही कॉलेज में छुट्टियां हो जाती है, क्योंकि कैम्ब्रिज के अंदर आसपास के अंदर एक प्लेग जैसा एक संक्रामक रोग फैल गया। ठीक है। तो जिसके कारण कॉलेज में तो हो गई छुट्टियां, और उस छुट्टियों के समय के अंदर जो न्यूटन है वो अपने चले गए गांव के अंदर, और गांव में जाकर किसी सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे एक दिन। तो क्या हुआ कि एक दिन जब वो सो रहे थे तो एक सेब है वो आकर उनके सिर पे टकराया। जैसे ही टकराया तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई ये सेब है हमेशा पेड़ से ऊपर से हमेशा नीचे की ओर क्यों गिर रहे हैं, कभी ये सेब नीचे से ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता। तो इसके ऊपर उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया और उन्होंने देखा कि भाई पेड़ पर चाहे छोटे आकार के सेब हों या बड़े आकार के सेब हों, वो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ही गिर रहे हैं। उनकी दिशा हमेशा नीचे की ओर ही रहती है। उन्होंने अलग अलग चीज़ों के लिए एक्सपेरिमेंट दोहरा कर देखा कि जो कच्ची छोटी सेब थी उनके लिए देखा, बड़ी सेब के लिए देखा। एक पत्थर को ऊपर की ओर उछाला तो उन्होंने देखा वो पत्थर भी जब वापस धरती पे ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो वहां से सीधा अंतरिक्ष में चला गया। उन्होंने पानी को उछाला, पानी भी वापस धरती पे आ रहा है। तो ऐसा क्या है जो धरती की ओर ही सब चीजें हैं वो आकर्षित हो रही है। निश्चित तौर के ऊपर हमारी धरती है वो इन सब चीजों को आकर्षित कर रही है, तभी तो ये चीजें सब नीचे की ओर आ रही है। तो इसी के आधार पर उन्होंने अपनी स्टडी शुरू की और उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। इसी के आधार पर हम क्या बताते हैं कि कोई एक ग्रह दूसरे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इन ग्रहों के अंदर भी कोई एक आकर्षण का बल लगता होगा। ठीक है। तो हमारे 11th के अंदर जो एक टॉपिक है जिसे हम स्टडी करेंगे वो हमारा होगा गुरुत्वाकर्षण का बल। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का बल पढ़ेंगे, आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो। इसके अलावा और कौन से टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो न्यूटन ने क्या देखा कि जब एक सेब है, उन्होंने समतल के ऊपर उस सेब को रखा तो देखा कि वो सेब है वो अपने आप कहीं नहीं जा रहा, जैसा है वो स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा। ठीक है। पर उसी सेब को जब उन्होंने अपने हाथ से आगे की ओर धकेला, जैसे उस सेब को उन्होंने अपने हाथ से आगे की ओर धकेला तो इस सेब में कुछ गति आ जाती है, यानी कि कुछ वेग के साथ ये आगे की ओर गति करता है। तो इसके आधार पर उन्होंने अपने 3 नियम दे, जिन तीनों नियमों को हम पढ़ेंगे। यानी कि पहला जो नियम था वो जड़त्व का नियम था, यानी कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, उसको गति में लाने के लिए एक बाहर से बल देना पड़ेगा अपने को। ठीक है। तीसरा नियम क्या था अपना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के हिसाब से एक एग्जाम्पल है, ये आप देखिए। एग्जाम्पल क्या है अपना, ये वाला।
कभी आपने ये खेल देखा है, इसमें दो गुब्बारे हैं, गुब्बारे के बीच में दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, ठीक है। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो टकराने के बाद क्या होगा, ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगे जाएंगे ना। तो ये किस कारण से होता है कि ये वाला व्यक्ति जितने बल के साथ इससे टकराएगा उतना ही बल ये वाला व्यक्ति इस पर लगाएगा, यानी कि ये क्रिया प्रतिक्रिया जो हो रही है इसको हम न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई एक दीवार है, ये इस दीवार के साथ आपकी एक गाड़ी है और एक बॉल है, दोनों टकराती है। तो टकराने की स्थिति के अंदर ये आपकी मान लीजिए दोनों का वेग वो बराबर है, आप इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको भेज रहे हो और मान लीजिए बॉल को भी आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देते हो, ठीक है। समान रफ्तार के साथ ये दोनों जाकर इस दीवार के साथ टकराती है। तो दोनों में से कौन है जो इस दीवार को ज्यादा डैमेज करेगी? निश्चित तौर पर हमारी गाड़ी करेगी। तो गाड़ी ज़्यादा डैमेज क्यों कर रही है? क्योंकि इसका संवेग ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से हमारे सिलेबस में रहेगा संवेग P=mv। कोई भी वस्तु है वो कितना बल लगाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके द्रव्यमान पे डिपेंड करता है और वेग पे डिपेंड करता है। यहाँ पर दोनों के वेग तो समान है, परंतु गाड़ी का द्रव्यमान है वो बॉल की तुलना में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दीवार पर ज़्यादा फोर्स लगाएगी। इसलिए हमारे सिलेबस में क्या क्या हमने देख लिया, एक तो गुरुत्वाकर्षण का बल हो गया, दूसरा न्यूटन के तीनों नियम हो गए, इसके अलावा संवेग के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा और क्या पढ़ोगे आप? वर्क एनर्जी पावर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा देखिए, ये एक सेब है, उसको हम दो समतल है, एक तो आपका ये चिकना समतल है उस पर आप आगे की ओर फिसलाते हो, और एक अपनी खुरदड़ी ये सड़क है उसके ऊपर आप आगे की ओर फिसलाते हो, उसको धक्का देते हो। तो कौन से के ऊपर ये सेब है वो ज़्यादा दूरी तय करेगी? इस पर तय करेगी या यहाँ ये सेब है इस सड़क पे दूरी तय करेगी? तो खुरदरी सतह के ऊपर आप देखोगे कि सेब है वो कम दूरी तय करेगी, जबकि चिकनी सतह है उसके ऊपर ज़्यादा दूरी तय करेगी। आप चाहे बॉल या सेब जिसे की चीज़ के साथ ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे ये प्रैक्टिकल तो पाएंगे कि प्लेन सरफेस है उस पर ज़्यादा दूरी तय करती है। तो खुरदरी सतह के साथ ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि खुरदरी सतह के साथ एक घर्षण का बल लगता है जो कि वस्तु को आगे की ओर जाने का विरोध करता है, इसलिए वस्तु जल्दी रुक जाती है। इसलिए हम आपके सिलेबस में क्या पढ़ेंगे? घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आप डेली लाइफ में देखते हो गति के बारे में, कोई गाड़ी जा रही है किसी एक दिशा में जा रही है, दो वस्तुएं हैं वो आपस में विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो अगर अकेली गाड़ी जा रही होती तो उसकी गति अध्ययन करते हैं तो वो वन डायमेंशन में आ गया, ठीक है। अगर दो वस्तुएं आपस में किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इसको हम जो स्टडी करते हैं वो किस में करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी में करेंगे, यानी कि सापेक्ष वेग में करेंगे। तो आपके ये भी सिलेबस में आ जाएगा। इसके अलावा और सिलेबस में क्या आएगा? जैसे ये पानी है, यहाँ से पानी है वो जा रहा है और एक हाइट तक जाने के बाद वापस ही ग्राउंड पर आ रहा है, तो ये वाली जो वेलोसिटी है वो किसके अंदर पढ़ेंगे हम? प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि परवलयकार गति के अंदर है, तो गतियाँ ये। इसके अलावा जैसे आप फुटबॉल के ग्राउंड के अंदर जो खिलाड़ी है वो इधर उधर भागते रहते हैं, तो ये इस तरह की मोशन वो किस में आती है? 2 डायमेंशन मोशन के अंदर आती है, तो इसलिए ये भी आपके सिलेबस में रहेगा 2 डायमेंशन मोशन। इसके अलावा और क्या आप डेली लाइफ में देखते हो? जैसे कि हमारी ये चिड़िया है, ये मूव कर रही है, किसके ऊपर मूव कर रही है? हवा में कहीं भी उड़ रही है, तो ये किस में आ जाएगा? ये 3 डायमेंशन में आ जाएगा। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या पढ़ोगे कि सूरज है, सूरज के चारों ओर बाकी सारे ग्रह है वो चक्कर काट रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, तो इससे रिलेटेड भी हम जो गति है वो पढ़ेंगे। तो ये किस में आ जाएगा? हमारा गुरुत्वाकर्षण के अंदर आ जाएगा। पर गुरुत्वाकर्षण के साथ भी हम और चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। कौन सा करेंगे? कि केपलर का नियम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा और क्या ऐड करेंगे इसमें? इसमें जैसे रॉकेट है, रॉकेट का किस तरह से मोशन होता है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ये आपका रॉकेट है, उसके मोशन में आपने बचपन में इस तरह का झूला झूला होगा,
तो इस झूले के अंदर आप यहाँ खड़े हो और आपके किस तरह से मोशन रहता है, तो ये एक तरह का सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति का एग्जाम्पल है। तो ये भी आप 11th क्लास में ही स्टडी करने वाले हो। अब जैसे कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक और आएगा कि कोई वस्तु है वो पानी के ऊपर तैरती है जबकि कोई वस्तु है वो डूब जाती है, ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स आपके लगेगी उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा और क्या है सिलेबस में आपके, यही फ्लूइड मैकेनिक्स का ही हिस्सा है। पानी है किस वेग के साथ, मान लीजिए ये पाइप है जिसका आगे का जो अनुप्रस्थ काट है यानी कि जो इसका एरिया है जिसको आप ए से डिनोट करते हो, और दूसरी मान लीजिए आर इस जिसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा पाइप है जिसकी आगे की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मोटा पाइप है। तो दोनों में से कौन से पाइप से ज़्यादा प्रेशर के साथ है पानी निकलेगा, अगर पानी है वो दोनों से समान स्पीड के साथ छोड़ा गया है, तो आप पाएंगे कि जिसका साइज छोटा है उसमें से निकलता है या बड़े में से निकलता है। हम फॉर्मूलेशन के थ्रू हम वो निकालेंगे, A1V1 इक्वल्स टू A2V2। डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, तो आपके सिलेबस में ये भी लगेगा। इसके अलावा और क्या है, देखिए इन सबको पढ़ने के बाद में आपके सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आएगी कि जैसे देख लीजिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए वेग है, आपका समय है, आपका द्रव्यमान है। क्या कभी भी आप इस तरह से बोलते हो कि द्रव्यमान है वो 1 घंटा है या फिर समय है वो 1 kg है? नहीं कहते ना, हम हमेशा कहते हैं कि समय है वो सेकंड में या घंटे में डिनोट करते हैं, द्रव्यमान है उसको हम केजी में या लीटर में डिनोट करते हैं। ठीक है ना, पर क्या आप दोनों चीज़ें एक ही है, ये देखिएगा, अगर आपने 1000 kg 1000 ग्राम लिखा है या फिर 1 kg लिखा है, क्या दोनों एक ही चीज़ है? बिल्कुल एक ही चीज़ है। क्या वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, क्या इसको किलोमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से लिखें, क्या दोनों एक ही चीज़ है? नहीं, अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि आप बता दें कि किसी वस्तु है उसका वेग अगर 30 मीटर पर घंटा है और दूसरा आप बताएं 30 मीटर पर सेकंड है, रात दिन का फर्क हो गया। तो हमें किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें मात्रकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कोई वस्तु है उसका मात्रक क्या है। जैसे आप मान लीजिए ये आलू है, आलू का मात्रक आप किस में बताएंगे, इसका लीटर में बताएंगे या फिर इसका केजी में या ग्राम में बताएंगे? ठीक है, तो इसलिए हम जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो सबसे पहले उसमें क्या पढ़ेंगे, मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके सिलेबस में ही आएगा। इसके अलावा आप द्रव की जो अलग अलग मैटर है उनकी अलग अलग कंडीशनें होती हैं, जैसे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो इसमें हम थोड़ा बहुत तीनों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। लिक्विड को हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, गैस है उसको हम थर्मोडायनेमिक्स है यानी कि उष्मागतिकी के उसके अंदर पढ़ेंगे, और सॉलिड के बारे में थोड़ा बहुत हम उसके प्रत्यास्था के अंदर है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने ये घटना देखी होगी कि पानी का एक कोई मान लीजिए तालाब है, उसके अंदर जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसमें इस तरह की वेव बनती है। तो अब वेव का टॉपिक भी आपके लगेगा। इसके अलावा और कौन से टॉपिक है, ये घटना आपने देखी होगी, इस तरह से लोहे के गोले हैं, अगर आपको लटका रखे हैं और किसी एक को खींचकर आप जब इसके साथ छोड़ेंगे इसको, तो ये जब इसके साथ टकराएगी तो यहाँ एक मोशन होगा। तो आपके सिलेबस में तो टक्कर रहेगा, टक्कर के बारे में जितनी भी स्थितियां हैं वो सब पढ़ेंगे। इसके अलावा स्प्रिंग को किसी द्रव्यमान के साथ हम बांध कर अगर उसको लटका दें तो स्प्रिंग का जो मोशन होगा वो किस में होगा, ऑसिलेशन बोलते हैं उसको। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपके 11th क्लास में सिलेबस क्या क्या हो गया अपना। सबसे पहले आपका जैसे हम मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे तो यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया। फिर इसके बाद में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि किसी एक रेखा में कण की गति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्लेन में किसी कण की गति के बारे में पढ़ेंगे।
फिर हमने न्यूटन के जो लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वर्क, एनर्जी, पावर है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी होता क्या है और वो किस तरह से गति करती है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लो ये कोई रस्सी है, रस्सी के साथ आपने ये मान लीजिए कोई एक सिलेंडर है, उसको बांध दिया, तो ये सिलेंडर है वो किस तरह से गति करेगा। या फिर मान लीजिए आपकी गाड़ी है, गाड़ी का टायर है वो किस तरह से गति कर रहा है। आपने बचपन में खेले होगा टायर, टायर को लकड़ी के साथ आप आगे की ओर इसको भगाकर लेके जाते हो, तो वो भी एग्जाम्पल है, रोटेशनल मोशन के अंदर आएगा। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में कौन सा आएगा आपका ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 7 चैप्टर है वो आपके फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में होंगे। सेकंड पार्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। सेकंड पार्ट में आपके टॉपिक आएगा कि कोई भी सॉलिड है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लूइड है यानी कि द्रव है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि इसमें गैस के साथ, गैस का जो भी थर्मल यानी कि उष्मागतिक प्रभाव होता है उसके बारे में इन दोनों टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा काइनेटिक थ्योरी है, इसमें भी हम गैसों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और ऑसिलेशन वाले यानी कि वेव और इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल आप क्या देखते हो कि डेली लाइफ में जो भी घटनाएं आपके हो रही है वो सारी की सारी क्लासिकल फिजिक्स में आती है। और क्लासिकल फिजिक्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप जेई का दे रहे हो, या फिर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो, कोई भी किसी तरह का एग्ज़ाम हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमें अच्छे से ये सारे टॉपिक सब कवर करने हैं। हर साल काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर और डिटेल में हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जितना भी स्टडी मटेरियल हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे उन सब के आपको नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हर एक वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप है अपने नोट्स है वो डायरेक्टली रिसीव कर सकते हो। थैंक यू।